नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके साथ ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के कई और नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने भाजपा में आने वाले नेताओं पर लगे आरोपों और ईडी की जांच के सवाल पर कहा कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता कोई दोषी नहीं है। जांच लगातार जारी है। अगर भविष्य में किसी पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि हरक सिंह रावत ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और उनका लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना है। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दिलीप रावत नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी या नहीं। विधायक दिलीप रावत ने इस पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को टैग किया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडॉन सीट से चुनाव लड़ा था। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं। दरअसल राज्य में जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कई और नेताओं की भी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। उस नारे को अभी पंचायत चुनाव में और गति मिलेगी, नगर पालिका चुनाव में और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की तो देखते हैं, वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं बचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा।
वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के 15,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध करते हुए किसी को भी शामिल कराने से पहले नेताओं की स्क्रीनिंग को कहा था। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी विपक्षी नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दिलीप रावत भी नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। विधायक दिलीप रावत ने इस पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडॉन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। देखिए, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रही थी, आज ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा नेता जो हैं कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नेताओं को अपने पक्ष में लाने की मुहिम जो चला रखी है, उसमें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से ये लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाह रहे हैं। ये वो लोग जा रहे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत हित साधने हैं जिन लोगों ने, और जो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है, जो हमेशा जिसने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस ही है, जो वो कभी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या क्या संबंध है। सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में वो कार्य कर रही है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है? क्या विपक्षी नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या भाजपा विपक्षी नेताओं को शामिल कर अपने ही कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं बढ़ा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी की ओर से। रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अपनी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश जी, अनुकृति गोसाई की घर वापसी के बाद गरिमा मेहरा दसौनी करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ लोगों को थाली में परोसी हुई चीज खाने की आदत होती है, और अनुकृति गोसाई के साथ यही गलती कांग्रेस भी करती रही कि उनके आते ही उन्हें टिकट दे दिया गया, और भाजपा में भी उनका इसी तरीके से स्वागत होता रहा है। एक तरफ हरक सिंह रावत के लिए जो सख्त कदम बीजेपी ने उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके अनुकृति गोसाई की, जो कि उनकी ही बहू हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको शामिल करने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाए या उनको शामिल किया गया, अभी तो चर्चा ये भी है कि हरक सिंह रावत भी आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को क्या वजह है कि आखिर अनुकृति गोसाई पार्टी में शामिल हुई हैं? देखिए, अनुकृति गोसाई जी ने अपने आप पार्टी को पेशकश की कि मैं सेवा भाव से पार्टी में आना चाहती हूँ, पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने काफी मंथन के बाद उनको पार्टी में लिया, केवल एक सेवा भाव के लिए। रही बात उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो आरोप है, उसकी जांच बदस्तूर वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। उस जांच में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पार्टी में आ गई है। हाँ। तो उस जांच पर जो है कम असर होगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो पार्टी की सेवा करना चाहती हैं तो पार्टी ने उनको लिया है, तो सोच लिया होगा। और क्योंकि वो उनका अपना एक निर्णय है
क्योंकि अभी वो सजा याफ्ता तो नहीं है, अभी कोई सजा भी नहीं सुनाई गई, क्योंकि उस परिवार से है जिस परिवार पर ये लांछन लगा है, ठीक है। आरोप भ्रष्टाचार का लगा है। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं, परिवार को कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कहीं की ही नहीं, देखिए वो तो एक आरोपों की बात हो गई। सबसे बड़ी बात हरक सिंह रावत को लेकर जिस तरीके का कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था, अगर मैं सही हूं तो मुझे याद है कि जिस तरीके से सख्त कदम उठाए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल उठ रहे हैं कि अनुकृति गोसाई को लेकर फिर कैसे ये चीजें हो गई। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन का जो है वो तो है ही है। अनुशासन के तहत अगर कोई भी व्यक्ति गलती करेगा, कार्यकर्ता हो या नेता हो, तो बकायदा पार्टी उसका संज्ञान लेकर के अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको निष्कासन करने का काम करती है। इसमें कोई हाँ। गलत नहीं है। कार्यकर्ता को अपनी मर्यादा और सीमा में रहने की आवश्यकता है अगर वो किसी राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में है। हाँ। लेकिन उन पर ये आरोप लगाना कि विपक्ष का ये आरोप कि जो है अनुकृति शायद डर की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से गई है, तो देखिए जो प्रक्रिया कानूनी है वो ईडी की हो, सीबीआई की हो, तमाम या कोर्ट की हो, जिस चीज की वो दस्तूर वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है, उसमें कोई प्रभाव कहीं पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने पेशकश की पार्टी को, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को पेशकश की कि मैं सेवा करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, जो जिस तरह से वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, मैं भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहती हूँ। तो इसी को लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने वो निर्णय लिया। लेकिन आगे अगर कहीं भी कोई गलती या कोई भी इस तरह का कोर्ट से या ईडी से या सीबीआई से कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई किया है, कुछ भ्रष्टाचार में वो संलिप्त पाई गई है, तो मुझे लगता है कि पार्टी निकालने में भी देर नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी के अंदर अनुशासन ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन से ही पार्टी चलती है और संगठन चलता है। तो ठीक है। इसलिए किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा देना, या जब तक उस पार्टी में व्यक्ति रहता है, जब तक तो वो बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहता है। अभी तक अनुकृति उस कांग्रेस पार्टी में थी तो वो एक बहुत अच्छी नेता थी और हरक सिंह जी की बहू थी, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकली वो भ्रष्टाचारी हो गई, वो डरी भी हो गई, वो स्वार्थी हो गई, वो निकम्मी हो गई। तमाम वो चीजें, वो आरोप जो है लगाने का काम विपक्ष कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जब तक हाँ। कार्यकर्ता आपके यहाँ है तो वो बहुत अच्छा है, और जैसे ही दूसरे जगह या दूसरे दल में जाता है तो वो बहुत बुरा मैम हो देखिए, जाता है। कमलेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी अच्छी बात कह रही हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हो सकती हूं, आप राजनीतिक दलों के लोग नहीं, क्योंकि ये हाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये हाल आपके साथ भी होता है। और मुझे लगता है इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगी कि अपनी पार्टी में जब आता है ना व्यक्ति, तो फिर सारे दाग अच्छे हो जाते हैं, तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है कमलेश जी आपके पास लौटेंगे। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया में आज की हमारी चर्चा में। आशीष जी, अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, बीजेपी के साथ हो चली हैं। हरक सिंह रावत के वो बहू हैं, क्योंकि उनका एक पिछले पॉलिटिकल परिवार से एक बड़ा कनेक्शन रहा है, शायद इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है। और हरक सिंह रावत के साथ जो हुआ वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था बीजेपी में, जिस तरीके से उनको निकाला गया था। उसके बाद अब अनुकृति का जाना, और चर्चाएं तो ये भी है कि हरक सिंह रावत भी जा सकते हैं, तो यानी कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है अभी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई। हाँ। तो देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी हो गई। और मैंने कई बार डिबेट के माध्यम से ये कहा है, जिस आदमी ने गलती करी होगी वो लड़ नहीं पाएगा, जिसने गलती नहीं करी होगी वही तो लड़ेगा। अब अगर इनकी गलती नहीं थी, ईडी सीबीआई के नोटिस आ रहे थे, तो निश्चित रुकना चाहिए था। देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी का भी गलती में साथ नहीं दे सकती। हम गलत ना बर्दाश्त करते हैं ना गलत चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में रहकर अगर कोई सोचे कि मैं गलती करूं और पूरी पार्टी उसके लिए खड़ी हो जाए कि हम आपके साथ हैं, गलती आप करो, तो कांग्रेस पार्टी काम नहीं करने वाली। गलतियों को पनाह कौन सी पार्टी देती है, जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी है। जिस पार्टी के अंदर अंकिता जैसा हत्याकांड भी जायज है, उस पार्टी के अंदर अगर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, उसका आरोपी भाजपा का है, तो जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के शब्द से एक बार अंकिता नाम नहीं निकलता है। इतनी बार राज्य देश के अंदर आए पर वो अंकिता का नाम लेना भी नहीं चाहते हैं। पूरा देश निश्चित उनका परिवार है, पर उत्तराखंड के अंदर जो पीड़ा झेल रहा है वो परिवार उनका नहीं है। अरे आपको क्यों शर्म आती है नाम लेने में, क्या दिक्कत है? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और मेरे ख्याल से अंकिता का मामला पूरा देश जानता है, पर प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से नाम नहीं लेते। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप एक महिला का साथ नहीं दे सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आप इस बात का साथ नहीं देते, तो दुख होता है इस बात का। आप देखिए अनुकृति गोसाई पे निश्चित नोटिस आ रहे थे, सब जानते हैं।
ये नोटिस कब आने शुरू हुए? जब तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे इनको कोई नोटिस नहीं आया, सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, इन पे नोटिसों की बौछार होगी। और नोटिसों की बौछार के साथ आप देखें, अभी पिछले महीने हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा, पहले तो नोटिस आते हैं कि इनको नोटिस आया, अनुकृति को एक नोटिस आया, अनुकृति को दूसरा आ गया, अब तीसरा आ गया, पेश नहीं हो रही है। फिर ये स्पेशल ईडी मेल करता है कि आप चुनाव में ज्यादा व्यस्त होने के कारण आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम बाद में बुला लेंगे। और उसके बाद आज अनुकृति गोसाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। क्या शक नहीं होता किसी बात को लेकर? क्या ये हमें शक नहीं होता कि यार कोई ना कुछ तो दाल में काला है? सारी ईडी और सीबीआई आज की डेट पे विपक्षी पार्टियों के लिए बैठी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी व्यक्ति दागी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी पर ईडी सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? आप देखिए, मेयर साहब के ऊपर कितने करोड़ों के आय से अधिक संपत्ति का मामला आता है, लेकिन वो बात दबा दी जाती है। गणेश जोशी के ऊपर मामला आता है, वो बात दबा दी जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, ये भ्रष्टाचारियों की गारंटी। आप भ्रष्टाचारी अगर हैं तो सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप वहां जाएं और आप कोई पाप करें, वो पाप नहीं कहला जाएंगे, पुण्य हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास गंगा जल है छिड़कने के लिए, एकदम अपनी पार्टी में आते ही पवित्र कर ठीक है। देते देखिए हैं। आज देखिए तो देखिए वो ठीक है, वो बात ठीक है। ठीक है। बहुत शांति प्रसाद जी के पास में जाएंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। शांति प्रसाद जी, दल बदल का सिलसिला जारी है, भले ही विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, सत्ता पक्ष का कुनबा मजबूत होता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो दल बदल हो रहा है? खासतौर पर देखिए वोटिंग हो गई, उसके बाद भी यहाँ पर सिलसिला जारी है। देखिए, जनता इस बात को भी देख रही है कि लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। ये दल बदल कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करती थी, पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट युक्त हो गई, तमाम बेईमान भाजपा में शामिल हो गए। अब उसी क्रम में आप देखिए, एक तरफ चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ राजेंद्र भंडारी जी शाम को भाजपा को गरिया रहे हैं और सुबह माथा पकड़कर रो रहे हैं और चप्पा चप्पा खाचप्पा कर रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये डर है जेल का। पत्नी की जिला पंचायत की बर्खास्तगी और जेल जाने का डर था, इसीलिए रातों रात हृदय परिवर्तन करके चप्पा चप्पा खाचप्पा हो गया। वैसे हरक सिंह जी अवसरवादिता के तहत कांग्रेस में गए, जब देखा कि वहां बुरी गति हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो भ्रष्टाचार का डर दिखाया, उन्होंने तुरंत छोड़ी, अपनी बहू को भेजा और अब ये खुद भी ज्वाइन करने वाले हैं। कहने का मतलब है, प्रदीप तिवारी जी गणेश गोदियाल जी के बड़े खास थे, मगर गणेश गोदियाल जी की बढ़ती ताकत को देखते हुए रात में गर्दन दबोची, सुबह वो भी लग गए चप्पा चप्पा खाचप्पा। तो ये लोकतंत्र का एक बड़ा ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है और मेहमान है, पहले उनका रुख कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतन जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मिल रही है। बिल्कुल, बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर आज की हमारी चर्चा में। सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस कदम को किस लिहाज से देख रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक लोग जो हैं या प्रवक्ता हम कह लें, इनके बयान बिल्कुल स्वाभाविक से होते हैं। ठीक है कि किसी भी दल में जब कोई व्यक्ति आता है तो स्वागत किया जाता है, फिर उसकी सारी खूबियां गिनाई जाती हैं, और जब छोड़कर जाता है तो सारी कमियां गिनाता है जिस दल को वो छोड़कर जाता है। लेकिन इससे असर कितना पड़ रहा है? और बड़ी बात यह कि देखिए, अब इस वक्त पर यह कदम कितना महत्वपूर्ण है, किस लिहाज से उठाया गया? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की जो पुष्कर सिंह धामी की गारंटी थी वो कहीं खत्म तो नहीं होने जा रही है 4 जून के बाद। अच्छा। ये क्योंकि मुख्यमंत्री अपने अध्यक्ष को और इन सबको कह रहे थे कि बस करो, कि इतनी भीड़ हो गई है और अब इस पर विराम लगाइए।
और उसके बाद भी अगर ये मुख्यमंत्री की सलाह के बाद भी ये सब हो रहा है और ये कह रहे हैं कि केंद्र से हो रहा है, अनुराग ठाकुर की जो कमेटी है वो वहां धुलाई करके वो वापस भेज रहे हैं, जहां से गंगा निकल रही है वो उस कबाड़ को फिर वहां भेज रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर भी कुछ बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने ये संकेत भी दिया है कि निकाय चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो अब क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी है, अगर हम पीछे जाएं तो पुष्कर सिंह धामी तो मोदी जी की गारंटी है, वो उत्तराखंड की जनता ने तो उनको चुना ही नहीं था। अच्छा, वो तो वहीं से हाँ, वो आए थे, चुनाव तो हार कहीं गए थे। ये भी कुछ अंदर चला है। दूसरा मैं जो इसमें हम लोगों ने बहुत चर्चा की इस पे, जो मतदान प्रतिशत कम हुआ, हाँ, ये वो भी एक कारण है। इन सब में पीछे जो कार्यकर्ता जो कब से सालों से खट रहे हैं पार्टियों के बीच, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के, और उनके ऊपर इस तरीके से लोगों को लाद दिया जाता है कि भी इनको सजाओ, इनको इन पे माला डालो, और कहीं ये सुस्ती जो उनके अंदर आ रही है वो मतदान में भी दिखाई दे रही है कि उसका परसेंटेज उतना उत्साह ना तो नहीं दिखाई दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख है, आज की स्थिति में सब लोग परेशान है। ये सब जगह बैठक वगैरह हो रही हैं, और उसमें जब ये दागी लोगों को भी आप ले रहे हैं, आप उनको कल तक तो खूब कोस रहे थे, ईडी भी लगा रहे हैं, सीबीआई भी लगा रहे थे, और उनके ससुर पे भी लगा रहे हैं जो आपके मंत्री थे, और अब ये सब हो गए। हम ये जानते हैं कि ये अब जो ये संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये सब आरएसएस की एक शाखा की तरह से काम कर रहे हैं। तो वो स्वतंत्र स्वायत्त संस्था की तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की राजनीतिक शाखा है। वो कहते हैं ना कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है, संघ वालों से जब आप कहो हमें सारी राजनीति करेंगे, लेकिन कहेंगे हमें राजनीति से मतलब, ये तो भाजपा का काम है। इसी के तरह से जैसे ये भाजपा आरएसएस की शाखा है भारतीय जनता पार्टी, इन आरएसएस ने सीबीआई और ईडी को भी अपनी शाखा में तब्दील कर दिया है। वो संविधान की संस्थाएं नहीं रही है, वो संवैधानिक संस्थाएं नहीं रहेंगे, वो एक संगठन की संस्था रह गई है। कि आप देख रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं लोग, और आप क्यों ले रहे हैं ऐसे लोगों को, जब आपको पता है कि ये आपकी ईडी भी काम कर रही है, सीबीआई भी काम कर रही है। तो ये कोई अगर बिल्कुल लोगों को जो जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको भी मालूम है कि आप भले आप उसकी रक्षा नहीं करें, लेकिन वो आ तो रही है रक्षा के लिए है। ठीक है, वो तो ये कि भाई सत्ता के साथ जाएंगे हमारा कुछ बचाव हो जाएगा। आप हो सकता है आप नहीं करें, ठीक है, वो यहाँ पे उनको धोखा दे दें, लेकिन आपने दूसरी जगह तो खाली कर दी। और ऐसे ही लोगों को जो कांग्रेस के लोग भी हैं, जब हमने यहाँ पर देखा, या हरिद्वार में जैसे कांग्रेस के कई सारे जो थके हुए लोग थे, उनको इन्होंने माल्यार्पण करके स्वागत किया, वो उसका यहाँ चुनाव में भी असर दिखाई दिया। वो जो कार्यकर्ता, इनके कार्यकर्ता घर से नहीं निकले हैं। ठीक है, ये और यही स्थिति कुछ समय पहले कांग्रेस के साथ होती थी, वो भी सजाते थे, लेकिन अभी इनका दौर है ये सजा। ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ना एक दूरदृष्टि की बात कर रहे हो, और वो बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र के लिए क्या चीजें खराब हैं उन पर भी काम करना चाहिए। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि राजनीति के लिहाज से राजनीति में लोग इस बात को भूल जाते हैं, और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। कमलेश जी, कांग्रेस के लिए ये झटके हैं, भले कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन अब बीजेपी किस चुनाव की तैयारी कर रही है? क्योंकि कहते हैं ना बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अब विपक्ष के दलों के जो नेता हैं ये अभी भी आप पे आ रहे हैं, दल बदल लगातार जारी है, विपक्ष अभी भी झटके खा रहा है। अब किसकी तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, अब मैं विपक्ष को क्या कहूँ, मुझे विपक्ष पे हंसी भी आ रही है और मुझे दया भी आ रही है इस बात को लेकर के कि वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि इन पे आरोप लगे हैं और इसलिए ये वहां से गए हैं। इसका मतलब कांग्रेस अब तक उन लोगों को भ्रष्टाचारियों डालने का काम कर रही थी, अपने सिर के ऊपर बिठा रही थी, तो वो बहुत अच्छे थे जब तक वो कांग्रेस का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस से बाहर किसी दूसरे अन्य दल में जाते हैं तो उनको वो भ्रष्टाचारी और डरे हुए से नजर आने लग जाते हैं। मुझे आप बताइए कि आपने अनुकृति के ऊपर जो डिबेट में अभी हमारे भाई ने कहा, जो हमारे विपक्ष के नेता बैठे हैं यहाँ पर, प्रवक्ता जी,
सुरेश गंगवार जी पे तो कुछ नहीं बोले, उन पे तो कोई ईडी सीबीआई नहीं थी। रेणु गंगवार पे तो कुछ नहीं बोले। दिनेश अग्रवाल जी के ऊपर कौन सी ईडी और सीबीआई थी? राजेंद्र भंडारी के ऊपर कौन सी सीबीआई थी? विजय पाल सजवान जी के ऊपर कौन सी सीबीआई थी? प्रदीप तिवारी जी के पास कौन सी सीबीआई थी? समझ में ये नहीं आता कि जो लोग अपनी भावनाओं से जुड़ करके दूसरे अन्य दलों की भावनाओं से जुड़ते हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप विपक्ष लगाने का काम करता है। लेकिन एक बार भी बैठ करके विपक्ष ये मंथन नहीं करता कि हमारी क्या कमजोरी है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां आ चुकी है जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता हमसे छिटक रहा है, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता का मोह कांग्रेस से भंग हो रहा है। क्यों नहीं बैठता, क्यों नहीं अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठता, दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक, और अपने उस प्रांगण में बैठे और इस चीज पर मंथन करे कि नेता क्यों जा रहे होंगे, क्या वजह होगी। इतिहास में जब से ये उत्तराखंड बना है, जब से इस उत्तराखंड की अलग से हमने परिकल्पना करी थी, लड़ाई लड़के इस उत्तराखंड को लिया, तब से लेके आज तक कांग्रेस का ये पहला इतिहास होगा जिसके नेतृत्व में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ लोग यहाँ से निकलने का काम किया। तो ये इस पर मंथन कांग्रेस नहीं करेगी कि किस अध्यक्ष का बिल्कुल ठीक बात करें कि कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए। लेकिन कमलेश जी एक सवाल ये भी है ना, अभी देखिए आशीष जी जो बात कह रहे थे उस पर भी आपको भी विचार करना चाहिए। मैंने कहा ना कि अपने दाग अच्छे कैसे हो जाते हैं, अपने दाग अच्छे कैसे हो जाते हैं। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते खुद कांग्रेस युक्त होते चले गए, क्योंकि जो आपकी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों के तो लोग आ रहे हैं। यही लोग बुरे थे जब दूसरे दलों में थे। अभी आप ही कह रही थी इस बात को, मैंने इसीलिए कहा था कि राजनीति में तो ये चीजें होती ही नहीं है, सभी दलों के ऊपर लागू होती है, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो तो भी मैं उसको भी उसी में शामिल करती हूँ। तो क्या ये लोग अब ठीक हो गए, आपके साथ आते ही इनके सारे पाप धुल गए? अभी जो ट्वीट सामने आया, राम तेरी गंगा मैली हो गई। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने आपने जो कहा तो उस बात से सहमत हूँ। किसी के कोई पाप नहीं धुलते हैं। जो काम गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जिसने गलत काम किए होंगे, उसके ऊपर अगर कोई प्रक्रिया चल रही होगी जांच की एजेंसियों की, तो उस पर पार्टी का या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो जेल की सलाखों के पीछे होगा जो गलत काम करेगा। लेकिन अगर कोई सेवा भाव से ये कहना चाहता है कि जो मेरे कर्म वहां के थे उसकी जो सजा मुझे मिलेगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं आगे अपनी समाज के साथ सेवा करना चाहता हूँ, राजनीति में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व बैठकर मंथन करता है, काम करता है। ऐसा नहीं है कि दागियों को लेकर के उनके दाग को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लेकिन अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कोई भी गलत काम किया है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें पार्टी निकालने के लिए भी तैयार है, क्षण भर भी नहीं लगाएगी पार्टी उन्हें निकालने में। लेकिन ये कहना कांग्रेस का बार बार अपनी कमजोरियों को झांकने की बजाय दूसरे के कॉलर पे कितना मैल है, इसको देखने का काम कांग्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है कि पहले उनको देखना चाहिए। आशीष जी यहाँ बैठे, ये भी तो दूसरे दल से आए हैं, इनका भी तो मान और सम्मान कांग्रेस में बड़ा क्या, इनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा रखी थी दूसरे दल ने। तो जो लोग आरोप लगाने का काम करते हैं, पहले अगर एक उंगली किसी पर उठती है तो तीन उंगली स्वयं अपनी तरफ भी होती है। तो मुझे लगता है कि हमें सबको एक दूसरे के ऊपर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति और सामाजिक सेवा दोनों अलग अलग पहलू नहीं है, बल्कि वो समाज का ही एक हिस्सा है। राजनीति में रहकर भी सेवा हो सकती है और सामाजिक तौर पर भी सेवा हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक बात कही आपने। आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी, दल बदल देखिए लगातार जारी है, ये विपक्ष पे भारी कैसे पड़ रहा है? क्योंकि आपका कुनबा जो है, परिवार जो है, पहले तो एक तरफ राजनीति में नुकसान, क्योंकि अभी वर्तमान में आप सत्ता से बाहर है उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, और उसके बाद सभी एक के बाद एक नेताओं का जाना, और अंतरकलह से पहले ही कांग्रेस पार्टी जूझ रही थी, जिस तरीके से बयान बड़े नेताओं के भी आते हैं उससे भी समस्या होती। क्या वजह है कि आखिर कांग्रेस जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है? इसी तरीके से नेता अगर टूटते रहेंगे, आपकी पार्टी के बड़े चेहरे टूटते रहेंगे, तो नुकसान तो होगा ही होगा। कमी कहाँ है? ये सब ठीक होने के लिए ही हो रहा है। अच्छा, जो लोग पार्टी के अंदर निष्क्रिय बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, चले गए तो अच्छा है ना। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर बढ़ रही, इनको लाके तो बढ़ने दो, हमारे ही हैं, आप भी कोई बाहर के तो है नहीं। आपको अगर इनका सहारा है, आप लोग सोचते हैं इनके आने से आप लोग जीतेंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग जीते, आपको जीत मुबारक। लेकिन देखिए इन्होंने कोई ऐसा कोई काम भी नहीं कर रखा था कि इनकी वैसे ही पार्टी चल पा रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं लगा, बल्कि इन लोगों ने तो और लोगों को रोका था। और जब ये आपकी पार्टी में आए तो बगावत के सुर वहीं से ही निकल पड़े थे, जो राम तेरी गंगा मैली हो चुकी, पापियों के पाप धोते धोते। ये बात हम पहले से खुद भी कहते हैं, वाकई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गंगा है जो पापियों के पाप धोने में लगी है और खुद मैली हो गई। अभी हमारे मैडम बता रही थी कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा। नारायण राणे क्या जेल में है? हेमंत शर्मा कहाँ है? रघुवर दास कहाँ है? अजीत पवार कहाँ है? शिवदास कहाँ? ये सब वो है जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट आरोप लगाए हैं, और अगले दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर एकदम से इन्होंने जो है
भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं और देश के लिए, देश हित के लिए बातें करने लगे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता। इस बार जो उत्तराखंड के अंदर वोट परसेंट गिरा है, उसके ये वो इसी चीज का उदाहरण है। आप जितने लाएंगे आप उतने गिरेंगे, आप बढ़ेंगे नहीं। अगर आप एक को लाकर सोचते हैं हम बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो मुझे लगता है मजबूत नहीं हो रहे। आप अपनी पार्टी के अंदर 100 लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर लोग बोल रहे हैं कि ये कर क्या रहे हो। ठीक है। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे नेता भर दोगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई उठ पाएगा कि नहीं उठ लेकिन पाएगा? सर देखिए अभी हर कोई बद्रीनाथ राजनीति विधानसभा में चुनाव ठीक है, अच्छा ठीक है, आप देखें, ठीक है उसमें क्या होगा, उसमें सर, टिकट ये किसको स्वाभाविक जवाब जो है ना बहुत आम हो गया। आशीष जी देखिए, वो आपकी पार्टी की चिंता कर रही है कि सभी पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सबको भर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है ना कि आप लोग अपने बारे में विचार करिए। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हमारा परिवार क्यों घटता जा रहा है, हमारे नेता क्यों दूसरे दल में जा रहे हैं, आप क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे कांग्रेस के अंदर एक से बढ़कर एक नेता है। हम लोग तो नेताओं के एक्सपोर्टर हो गए समझो। इन भारतीय जनता पार्टी को तो हमने प्रवक्ता भी हमने दे सर रखे हैं। बड़ी कम खबरें प्रवक्ता आती है, जो- मैं खुद खबरें जो पढ़ती हूँ। प्रवक्ता मैं महोदय जब बैठी खबरें हैं, पढ़ती हूँ ना वो तो हमारी आमतौर पर मैं आपको उनका- बताऊं, मैं एक पत्रकार हूँ, देखिए मैं तो शरीर खबरें से पढ़ती हूँ, वहाँ है, लेकिन पर हमारे उनका सामने दिल भी कांग्रेस- खबरें सिर्फ ऐसी आती है कि बीजेपी में हुए शामिल, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाली खबरें पढ़ने का सौभाग्य हमें नहीं मिलता सर। तो वो ये चीज मिलेगा आप मैडम, विचार बहुत- करिए क्योंकि वो आपके लिए ही फायदेमंद है। खैर देंगे और हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो अदर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है लेकिन समाज में एक वर्चस्व ठीक रखते है। हैं। ऐसे लोगों को आप देख विदिन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन के बाद आप ठीक है देखेंगे आशीष जी, हमारी ठीक है पार्टी के आशीष अंदर जी, भी लौटेंगे जॉइनिंग लौटेंगे होगी। आपके पास, लौटेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देवभूमि का चुनावी दंगल जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि दल बदल जारी और विपक्ष पर भारी। जी हां, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कमलेश रमन जी हैं, रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आशीष नटियाल साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में लगातार हैं। रतन मणि जी के साथ में इस बार शुरुआत करते हैं। रतन जी, सबको एक दूसरे की चिंता है लेकिन खुद की चिंता, खुद के दल की चिंता नहीं है। आप राजनीतिक विश्लेषक है, उस लिहाज से बताइए कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि देखिए एक एक कर नेता जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि हम ये खबरें बताते ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में फलाने शामिल हो गए, हमेशा खबरें आती है कि बीजेपी का दामन थामा। तो ये बड़ी बात है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र के लिए खतरा ये भी है। कांग्रेस पार्टी को खुद को मजबूत करना है, अपने नेताओं को संतुष्ट करना है। अब वो क्यों नहीं कर पा रही है? अगर विपक्ष इस तरीके से कमजोर पड़ता रहेगा तो फिर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रतन जी, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है अगर विपक्ष नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि सत्ता पक्ष ये चाहते हैं, वो विकल्प, बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा है कि हमें विपक्ष चाहिए ही नहीं, हम चाहिए, ये सब कर। ये जो आप कह रही है ये लोकतंत्र की सेहत के लिए खराब है, और इस खराबी का प्रदर्शन आपका मतदान में, वोटों में, लोगों में भी पड़ रहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब ये। हाँ। और वो नाराजगी आप वोटों में ये दिख रही है। ये जो असर पड़ता है, ऐसा नहीं है, अगर कोई छोटा कार्यकर्ता भी है उसका भी असर पड़ता है। कोई बड़ा है तो बड़ा असर होता है, छोटा है तो छोटा असर पड़ता है, और छोटा कार्यकर्ता का ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि वो जमीन पे काम करता है। ये अनुकृति गुसाई जैसे इनसे उतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो आए कहीं से आए और ऊपर से उड़ के आए, आपने उनको कार्यकर्ताओं पे थोप दिया, टिकट दे दिया, चुनाव चले गए। अब जब कुछ समस्याएं आ गई, उनके पारिवारिक में भी आ गई, उनके साथ भी आ गई, और वो चले गए सत्ता पक्ष में, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकते। उनको सत्ता पक्ष में ही रहना है क्योंकि सत्ता का साथ चाहिए होता है उनको, और वो वहां चले गए। मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी बहन जो कह रही थी अनुशासन की, इसकी बात कर रही थी, उनको मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूं
कि ये हालांकि इस विषय से थोड़ा सा हटके है, लेकिन उनके अनुशासन से संबंधित है, इसलिए मैं वो ज्यादा जोर दे रही हूँ उस पर। ये जो आपने बैकडोर भर्ती हुई विधानसभा में 2800 लोगों के चूल्हे बंद कर दिए, वो बाहर चले गए हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन जिन्होंने बैकडोर से भर्ती करे थे वो तो आपकी सरकार चला रहे हैं। बताइए फिर ये कहाँ है वो हाकम सिंह, कहाँ है वो अंकिता भंडारी की जिसकी बात हो रही थी, और जो वीआईपी की बात आ रही थी, तो 2 दिन पहले आपके मंचासीन दिखाया मीडिया ने कि ये वो वीआईपी है जिसका उसके परिवार के लोगों ने उसकी अंकिता भंडारी की मां ने नाम लिया था, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे सजा हुआ है। और जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग से जो पेपर लीक किए गए, वो इनका मंडल अध्यक्ष था नारसन में। ये जो अनुशासन कार्य, शुचिता की, ये दूसरों के लिए कहने के लिए होते हैं, और आप का उसमें कुछ नहीं है कि इतना आपने ये भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं का प्रस्ताव है। ठीक है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इन सब पर काम करके ठीक करना चाहिए अपनी चीजों को? भंडारी जी की जो पत्नी है, इन्हीं के सदस्यों के प्रस्ताव पे उनके अद्वितीय अधिकार सीज किए गए, और वो फिर उनको कोर्ट में जाए, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का घोटाला कर दिया उनकी पत्नी ने, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और उसके बाद हाईकोर्ट ने कर दिया, और अब आपने उनको स्नान करा दिया, गंगा स्नान कर दिया। और ये बात है अनुशासन, इसी में देखिए ना अनुशासन। तो ये क्या कर रहे हैं जो समाचार पत्रों, जो आपके विधायक हैं लैंसडाउन से, जहां उनके घर से दिलीप रावत, ये गंगा मैली हो गई, ये तो वही कह रहे हैं। आप भी नहीं कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, लोगों के भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन रतन मणि जी, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं। ले रहे हैं, उनका प्रतिद्वंदी थी वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया, आपने उनको भी भरोसे में नहीं लिया। लेकिन रतन मणि जी, बाहर से ही कहीं हो रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को भरोसे में नहीं ले रहे हैं। रतन मणि जी, अनुशासन है? देखिए रतन मणि जी, आप बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को, जो विपक्ष में बैठे, उसको विचार करना चाहिए कि अपनी चीजों को ठीक करें? सत्ता पक्ष में तो चीजें ठीक है, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। आपने कहा कि लोकतंत्र का मतलब नहीं है बगैर विपक्ष के, और विपक्ष इस तरीके से टूटता रहा तो कैसे चलेगा लोकतंत्र, जिसकी हम दुहाई देते आए हैं? अगर विपक्ष नहीं होगा, हाँ, तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो लोगों के रोजमर्रा के जो सवाल हैं, वो सरकार तक कैसे पहुंचेंगे, ये विपक्ष का ही तो काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और विपक्ष अगर इस तरह से होगा, जो ये सत्ताधारी पार्टी ये तय कर ले कि हमने विपक्ष मुक्त रखना है, तो ये तो फिर वो तानाशाही क्या होता है, यही तो होती है। भाई इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो क्या किया था, यही था ना कि विपक्ष को खत्म हो गया था और वो चल रहा था, फिर उनके साथ क्या हुआ, वो उसी रास्ते पर ये जाना चाह रहे हैं। ठीक है सर। आशीष जी, देखिए विपक्ष को जोर लगाना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक है रतन मणि जी और वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जोर लगाता हुआ नजर नहीं आता। क्या विपक्ष को कहीं ये अंदेशा तो नहीं हो जाता कि अभी उनका पलड़ा भारी नहीं है, तो वो एक्टिव ही नहीं है? क्योंकि हमने देखा ना तो कोई बड़ी रैलियां, ना तो चीजों के लोगों के बीच जाना, सिर्फ बयानों के माध्यम से कुछ बड़ी चीजें सामने आती रहती हैं। तो ये कैसे मजबूत करेगा आपको? फिर आपके नेता छोड़कर जाते रहेंगे ना। एक तो सत्ता में रहने का शौक किसको नहीं होता, राजनीति तो होती है इसके लिए है। गरिमा मैडम, बहुत मुश्किल है विपक्ष में रहना, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, चाहे आप हो या फिर रहने के लिए अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो ही रह पाएंगे, क्योंकि इस समय जो पार्टी चल रही है वो तानाशाह है। विपक्ष में रहने के लिए अगर आप सच्चे हैं तो आप विपक्ष में रह सकते हैं, अगर आपके ऊपर एक भी आरोप है तो आप विपक्ष में नहीं रह सकते, या तो आप सत्ताधारी पार्टी के साथ रहेंगे या जेल रहेंगे। अब विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है विपक्ष में रहने के लिए। अब वो जमाने गए जब भाईचारा चलता था, भाईचारा नहीं है, अब नफरत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने देश को नफरत सिखाई है, देश के अंदर नफरत की राजनीति चल रही है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो सबको पकड़ लो, जो विपक्ष में रहना नहीं चाहिए। अरे एक देश एक पार्टी, इस तरह के सपने मत देखो। अगर विपक्ष ना होता तो आज गैस सिलेंडर 3000 रुपए का। विपक्षी तो है जो रोक रहा है, विपक्षी तो है जो जनता का साथ देता है। लेकिन सर विपक्ष कमजोर भी तो होता जा रहा है। आप सिर्फ सीटों पर कमजोर नहीं हो रहे, बल्कि आप अपने परिवार से कमजोर होते जा रहे हैं। विपक्ष का कुनबा टूटता जा रहा है सर।
ये झूठ बोल रहे हैं। जो जा रहे हैं वो नेता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है। ये नेताओं को भी लेकिन वहाँ नेताओं के कार्यकर्ता साथ ही चाहिए, तो वो कार्यकर्ता अकेले जाते जा हैं। रहे हैं। अब आपके पास से अगर अनुकृति गुसाई गई है तो क्या अकेले इनके हैं। समर्थक, इनके कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे? ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि नहीं रहेंगे। गरिमा मैडम, राजनीति एक अलग चीज है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो मेरा रिश्तेदार भी कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, ये जरूरी नहीं। सर ये तो मतलब अलग बात हो गई ना। अब एक कोई नेता आता है तो उसके समर्थक वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आता है, वो अपने पूरे कुनबे के साथ आता है, और खासतौर पर बड़े नेता तो ऐसा करते ही हैं। जाने आने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं वो। और अगर मान लो ये विधायक होते, कोई धंधा, कोई काम धंधा किसी को दे रहे होते तो इनके साथ लोग भी जाते हैं, वो जुड़े होते हैं, वो कहते हैं अच्छा वहां जा रहे हैं, अब ये काम धंधे वहां मिलेंगे, इनके साथ कुछ नहीं मिलना। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए मैडम, इनका क्या हाल होने वाला है, वहां बहुत बुरी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी भीड़ हो गई, ये लोग आज सिर्फ इसलिए जा रहे हैं चलो जिंदा तो रहेंगे, चलो जेल में तो नहीं रहेंगे, जेल में रहने से बढ़िया भाजपा में पड़े रहो। अच्छा, डर के चलते ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जो सच्चा है वो विपक्ष में रह सकता हाँ। है, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है और अपने सक्षमता से खा सकता है, जिसे जरा भी ठेकेदारी का लालच है कि मुझे काम धंधे मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो विपक्ष में नहीं रह सकता। विपक्ष में रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत कुछों में ही होती है। जिनमें हिम्मत है वो विपक्ष के साथ है, और जो डर गए वो भाजपा के साथ है। बस यही चल रहा है गेम। आप देखें, जब भी कोई जाता है तो उससे पहले क्या होता है, एक प्लानिंग होती है, ईडी आती है, सीबीआई आती है, प्लानिंग के तहत काम होता है, फिर नोटिस आते हैं, फिर उसके बाद लोग जाते हैं, नहीं तो उनको वो बुला लेता है। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं कमलेश जी से कि क्यों डरा धमका कर पार्टी की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। कमलेश जी, मतलब व्यक्ति अगर चैन से रहना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऐसे हालात कर दिए गए हैं। सरकारी एजेंसियां आपके लिए काम कर रही है, यही आरोप तो हमेशा विपक्ष लगाता आया है, और कुछ ऐसी ही बात निकलकर यहाँ पर भी सामने आ रही है। देखिए, अगर अभी आशीष नोटियाल जी इतने भावुक होकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी रोने वाले हैं। ये इनकी हताशा और निराशा ही है कि जब इन्होंने सड़क पे उतर के जनता के बीच में काम ही नहीं किया तो जनता इनके साथ खड़ी भी कैसे होगी। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, 2014 तक इनकी सरकार रही, दो बार यूपीए की सरकार रही। इनसे पूछिए, क्या सीबीआई का तोता नहीं बोलते थे कांग्रेस को? बताइए, क्या कांग्रेस के अंदर सीबीआई का तोता नहीं कहा जाता था कि सीबीआई कांग्रेस की तोता है, जो रटती है, जिसके घर पे पहुंच जाती है लेकर के सीबीआई अपना एक पन्ना। तो ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया ईडी, सीबीआई या कोर्ट की जो चलती है वो निरंतर चलती रहती है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन आज इस तरह की बात ये हमारे प्रवक्ता जी कर रहे हैं या विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत करने का काम क्या वो सरकार का है या सत्ता पक्ष का है या भारतीय जनता पार्टी का है? ये मजबूती तो इन्हें खुद में अंदर लानी पड़ेगी। अब ये खुद में इतने डरे हुए हैं। नहीं, सवाल ठीक है, वो अपना विपक्ष मजबूत वो ही करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि आप की पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है कि भाई आप डराते हैं, धमकाते हैं, आप कहते हैं कि जेल में डाल देंगे अगर नहीं ऐसा कदम हुआ। मतलब डर के मारे इंसान ज्वाइन कर रहा है। आशीष नोटियाल जी ये कहें कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सर्वप्रथम जाके अपने अध्यक्ष जी से बात करूंगी और कहूंगी कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, इनको ले लीजिए। तो क्या हम नहीं लेंगे इनको? क्या हम नोटियाल जी को कह देंगे कि नहीं, आपको नहीं लेना है, आप जो वही रहिए? जो सेवा भाव से आना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, वो आ सकता है। अच्छा, इन लोगों पर ये जो ट्वीट सामने आया है, हमारे स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, अब अंदर खाने में ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी के? देखिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी काम किया जाता है या जो भी किसी को लिया जाता है, वो तमाम सभी लोगों से पूछ करके, बड़े शीर्ष नेतृत्व से पूछ के, दिल्ली से लेके यहाँ तक सभी के साथ मंथन होता है, सभी के साथ वार्ता होती है, उसके बाद किसी को लेने का निर्णय होता है। मैंने कहा कि अगर दूसरों पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। अभी रतन मणि भी एक बहुत अच्छी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि हाकम सिंह और फलाना। हाकम सिंह जेल में है, अंकिता भंडारी का जो कातिल है वो जेल में है, उसका होटल तोड़ दिया गया। अगर आपके तो आ गया था मैडम के खिलाफ, हाकम सिंह तो वापस आ गया था के खिलाफ, देखिए, खाली गाल बजाने से या खाली बोलने से, टीवी डिबेट पे बैठ के बयानबाजी करने से नहीं होता है। आप कोर्ट जाइए ना और आप सबूत दिखाइए और जाके उनको जेल में डबाने का काम करें। लेकिन खाली आप झूठ बोल करके टीवी डिबेट में खाली सिंपैथी लेने का काम करेंगे। अंकिता बहन के ऊपर जो राजनीति विपक्ष ने करी है, मुझे लगता है बहुत ही शर्मसार है। वो आपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया अपनी बहन के ऊपर। वो उसकी आत्मा भी इस बात को तड़पती होगी और रोती होगी कि कैसे विपक्ष ने मुझे, उसकी माँ का एक बयान है जिसमें वो कह रही है
कि मुझे इन लोगों ने आकर के मेरी बेटी की मौत पे तमाशा बना दिया विपक्ष के लोगों ने। तो आप बताइए कि कहाँ तक आप रोटियां सेकने का काम करेंगे एक बहन आपको बेटी की यही आबरू के याद ऊपर? रहा, यही याद नहीं रहा? आईसीयू में एडमिट थी उनकी इसीलिए माता जी और आपको बोल रही थी। देखिए, नाम लेना बहुत आसान है आशीष जी, लेकिन सबूत लाना उतना ही मुश्किल है। आप सबूत लाइए जब और जाइए ताना साहब पार्टी सामने खड़ी हो बोलेंगे और तो कांग्रेस सबूत भवन नहीं में ला खाली पाएंगे टीवी हम। के सही आगे कह रहे बोलेंगे हैं तो आप। नहीं चलेगा ताना ना, साहब पार्टी आपको आगे कोर्ट सबूत जाना कौन लाएगा? पड़ेगा। आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। आप अगर कहते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो आपके विपक्ष जो प्रतिपक्ष नेता है यशपाल आर्य जी का किसी ने मुंह तो बंद नहीं कर रखा ना, उनको बोलना चाहिए, उनको आना चाहिए सड़क पे, लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाहते। तो क्या उसके लिए भी ऑक्सीजन देने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? ठीक है, आप ठीक नहीं है। करेंगे क्या? आपकी अपनी खुद की सोच नहीं है कि मुझे क्या करना है विपक्ष में रह करके, लेकिन आप बोलेंगे खुद नहीं और आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह ना कि हमने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को शामिल कर रही है। यही लोग खराब हो जाते हैं जब दूसरे दलों में होते हैं, और आपकी पार्टी में वो कोई भी हो, पार्टी में आते ही वो बंदा ठीक हो जाता है, या कोई भी शख्स हो, उसके सारे आरोप जो है वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तर्क बदल जाते हैं, उसके लिए खूबियां निकल आती हैं। सभी दलों के साथ होता है और बहुत स्वाभाविक भी है। ठीक है, रतन मणि जी के पास में जाएगा। रतन मणि जी, ये दोनों दलों की गलती आप कमी कहां पा रहे हैं? क्या राजनीति में लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इतना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं कि देश से, या फिर कहते हैं ना कि नैतिकता बिल्कुल छूट गई है, सिर्फ राजनीति में सत्ता का सुख पाना है? मैं जरा सा मैं बहन से ये कहना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि मान लो नहीं विपक्ष कुछ कर रहा है तो सरकार है, तो सरकार अन्याय होता हुआ देखती रहेगी। ये तो सरकार को अपना काम तो करना ही है, विपक्ष करे या न करे। आप विपक्ष की इंतजार क्यों करेंगे? कह रही हूँ कि सरकार केवल काम करने के लिए है, अन्याय करने के लिए नहीं है। जो अन्याय करेगा, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, उसको ऐसा तो नहीं है कि सरकार उसको कह रही है कि गलत काम करने वाले को शरण देगी। हाकम सिंह जेल में है ना, वीआईपी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कत्ल हुआ अंकिता बहन का, वो जेल में है, उनका होटल तोड़ दिया गया। आप जिसको जेल में डलवाना चाहते हैं, आप कोर्ट जाइए और अपनी बात को रखिए। देखिए, कोर्ट में अगर विचाराधीन ना होता, सरकार अगर बचा रही होती उनको, तब तो कोई समझ में आती। लेकिन खाली सड़क पे खड़े होकर के सिर्फ ये बोलना कि वीआईपी, उनकी मां ने कहा, अरे कोर्ट में आप सबूत पेश कर दीजिए, जो जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने उत्तराखंड की लड़ाई भी लड़ी है, आपने उत्तराखंड को लिया है और आपके पीछे हम चले हैं। हमें लगता है कि उत्तराखंड आंदोलन जब चला तो हम लोग यूकेडी के पीछे और आप लोगों के पीछे चले, तो आपका बहुत सम्मान है। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रही। ठीक है कमलेश जी, अब रतन जी से मैंने सवाल किया था, उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रतन जी, कहां पर चूक हो रही है? राजनीति में लोग अपनी नैतिकता भूलते जा रहे हैं क्या? एक जो सामाजिक व्यवहार करने का तरीका होता है वो भूलते जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख ही सबसे बड़ी जो आकांक्षाएं हैं वो रह गई हैं? नहीं, लोग देखिए मैडम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये वैसे तो सामान्य बात है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ उसूलों के साथ लोग करते रहे हैं कि भाई हमें अपनी पार्टी के ही अंदर कुछ ऐसे नीतिगत रूप से कुछ मतभेद हो गए हैं तो लोग छोड़ देते थे, दूसरे में चले जाते थे। ये रहा है, ऐसा नहीं। और ये नहीं होगा तो लोकतंत्र का तो कोई मायने नहीं रखता। ये भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। लेकिन अभी इस दौर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो गया है कि उस जेल से जाने से अच्छा है कि भाजपा की जेल में चले जाओ। ये जो रहता है आरोप गलत। ठीक है। तो ये स्वीकार कर रहे हैं उनको। अच्छा, वो उनको इन्होंने सजाना थोड़ी है। बीजेपी वहां तो ये कहाँ लास्ट की लाइन में खड़ा होना है इन्होंने। वहां जो सजे हैं उन्हीं सजे। लेकिन जो वहां भी कार्यकर्ता है, इस बड़े स्तर पर जो हो रहा है उनमें निराशा। मैं तो रहता हूँ उनके साथ, रोज हमारे संबंध है, उनसे अलग तो हम नहीं है, हमारे साथ है। तो वो भी ये करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तब ये बात और बड़ी हो जाती है कि जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता को, नेता को आप ले रहे हैं, वो क्षेत्र का जो आपका निर्वाचित विधायक है वो खुद ये बात कह रहा है कि गंगा मैली हो गई। आप उसको भी विश्वास भी नहीं ले रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि अब बस करो, बहुत हो गया है, इस पर विराम लगाओ, तब भी आप किए जा रहे हैं। तो मतलब पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। ठीक है, ठीक है। आशीष जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। आशीष जी से उनकी अंतिम प्रतिक्रिया। आशीष जी, क्या कहेंगे?
लोग कह रहे हैं, रतन मणि जी भी कह रहे हैं कि भाई लोगों को डरा दिया है, लेकिन बड़ी बात देखिए ये है कि वो आपके लिए वो विपक्षी हैं, वो आपके लिए ओपोजिशन में खड़े हैं, तो आपको भी तो अपने दल के लिए मजबूत काम करने हैं। आप क्यों नहीं पीछे हटेंगे? वो तो कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। मैं तो कहती हूँ राजनीति में स्वार्थ के लिए सब कुछ किया जाता है, सब जायज है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? मैडम, हमारा ये काम नहीं है दूसरे की पार्टी को तोड़ना, और मैं निश्चित यकीन नहीं तो आप अच्छे तरीके से करिए। हम कब कह रहे हैं कि आप इनकी तरह डराए धमकाइए अगर आप इन पर ये आरोप लगा रहे हैं? 15,000 आदमियों को ले आए, हाँ। इन्हें कहो कोई 200 आदमियों के हमें जो है वो दिखा दीजिए सदस्यता जो गए हो। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को लेकर गए हैं, हाँ। जिनकी या तो कोई महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, या जिनके ऊपर कोई आरोप है। इसके अलावा ये हमारे ऐसे कोई नेता को लेके नहीं गए, और मुझे नहीं लगता कि इनसे पार्टी कमजोर नहीं हो रही, मुझे तो और मजबूत होती नजर आ रही। अगर आज जो लोग गए हैं उनके अगेंस्ट में कई लोग और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा भी नंबर आ जाएगा, और बड़ा अच्छा काम करने को तैयार है। निश्चित यकीन मानिए, इस बार ही 2024 का चुनाव हम जीत रहे हैं। आप देख लीजिए, आज मैं आपकी डिबेट के माध्यम से बोल रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे मेयर का भी हम जीतेंगे, और उसका भी हम जीतेंगे, विधानसभा का भी हम जीतेंगे। लेकिन सर कैसे, जब आपकी पार्टी में नेता ही नहीं रह जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारा कुनबा ही टूटता चला जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे? और नेता ही चुनाव लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। किसी एक आदमी से देश नहीं चलता, कई नेता, बहुत नेता हमारे पास। नहीं, मैं एक नेता की बात नहीं कर रही हूँ, अनुकृति गोसाई की ही बात नहीं है। पिछले अगर लंबे उस पर आप नजर डालिए ना, तो आपकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आपका दामन छोड़ा। कैंडिडेटों की लिस्ट लग गई है बद्रीनाथ चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए। ऐसा कोई नहीं कि हम पे कैंडिडेट नहीं, एक के बड़े एक कैंडिडेट है, और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट है। हमें घबराने की किसी दिक्कत नहीं है। कबीर दास जी का एक दोहा था कि जो क्या है, दहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाई। अगर हम किसी को, जाने वाले को जबरदस्ती रोकेंगे और वो रुकेगा, तो हमारे हित में काम नहीं करेगा, वो वही के हित में काम करता रहेगा। इससे बढ़िया वो आदमी आपको मुबारक, जिसको आप हल्के से डंडी मान के तोड़ने का काम करते हैं, वो टूट जाता है। ऐसे लोगों को आप रखें। अगर आपकी पार्टी मजबूत होती है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस को एक तरफ जहां झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अनुकृति गोसाई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब बड़ी बात यह कि देखिए दल बदल जारी है और ये विपक्ष पर लगातार भारी पड़ता जा रहा है। देवभूमि के चुनावी दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।